कुछ साल पहले की बात है। शाम का समय था। हवा में एक सुलगती सी याद थी, और या मैं ऐसे कहूं कि उस सर्दी में भी एक वातावरण में कपकपाने वाली एक चुभन थी। अटारी वाघा बॉर्डर पे मुझे याद आता है, हम लोग खड़े थे और चाय की चुस्कियों के बीच एक बुजुर्ग ने हमसे कहा कि बेटा, सरहदें कागजों पर खिंच जाती है पर रिश्ते दिल में बने रहते हैं। मैं घर आया और मैंने सोचा इस बात पे। अगले दिन हम दोबारा उस बुजुर्ग से मिले। हमें एहसास हुआ, हमें पता लगा कि उनकी एक पूरी पीढ़ी पाकिस्तान में रहती थी, जो आज़ादी के बाद परिवार का कुछ हिस्सा भारत आ गया और कुछ लोग अभी भी पाकिस्तान में हैं। तो मेरे दिमाग में जॉन एलिया साहब का एक खूबसूरत सा शेर याद आया मुझे कि कुछ बातें रह जाती हैं जो आवाज बनकर लौटती हैं। और बीते कुछ दशकों में यदि आप भारतीय राजनीति के परिदृश्य से विदेश नीति को देखेंगे तो मुझे नहीं पता ये कितना विवादास्पद होगा या नहीं होगा। हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, सरहदों पर तनाव है क्या, सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, समत कहते हैं देश मुल्क। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, जरा पता करो तीसरी समत का दबाव है क्या। और आज हम इस बारे में बात तो करेंगे ही कि दो देशों के बीच के रिलेशंस में, उनके संबंधों में क्या किसी तीसरे देश का दबाव भी होता है। और साथ ही एक खामोशी को, दो देशों के बीच में सिर्फ सरकारों के बीच में रिलेशंस नहीं होते, सिर्फ सरकारों के बीच में संबंध नहीं होते, बल्कि मेरे आपके आम आदमी के दौरान भी संबंध होते हैं। चाहे आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, भारत नेपाल की बात करें, जहां कहते हैं कि हमारे श्री राम के लिए माँ सीता, उनका नेपाल से संबंध था, एक रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत बांग्लादेश की बात करें, जहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की अमार सोनार बांग्ला निकल के आती है। या फिर अब भारत पाकिस्तान का ही कुछ क्षणों के लिए जिक्र कर लें, तो हर समय में, हर परिदृश्य में, हर दौर में ये बात बेशक है कि तनाव रहा है, पर एक संबंध भी लोगों में रहा है। तो आज की चर्चा में हम इसी बात को जानने की, समझने की, और फॉरेन पॉलिसी जो सिर्फ दिल्ली के कुछ 5 स्टार होटल्स के कमरों में बैठ के तय नहीं होती है, बल्कि एक आम आदमी की जिंदगी पर भी वो असर डालती है, उन सारी बातों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इन सारे बातों को लेके हमारे साथ आज जो खास मेहमान मौजूद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकार हैं, भारतीय विदेश नीति को बहुत नज़दीक से इन्होंने देखा है। हमारे साथ मिस सुचिस्मिता पांडा मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो कि दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहाँ से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में, अपने कैरियर के बारे में आप बताएं। तो सबसे पहले बात तो हिस्ट्री मैंने इसीलिए चूज़ किया था स्नातक लेवल पे, क्योंकि जानने की एक इच्छा थी कि पहले जो हुआ वो एक तो है कि आपके आसपास के लोग आपको कैसे बताते हैं कि जो हुआ, एक होता है आप किताबें खुद पढ़िए, आप खुद जानिए क्या हुआ है। बट उससे भी ज़्यादा दिलचस्प मुझे ये बात लगी कि हम इतिहास पढ़ते हैं, बट क्या हम इतिहास से कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये देखा कि इतिहास का दायरा तो ठीक है, बट उसके आगे भी बढ़ के थोड़ा बहुत हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उस पर आज भी इसका काफ़ी गहरा प्रभाव है, इन माय ओपिनियन। और 47 का जो बॉर्डर का जो अब हम रिजल्ट देख रहे हैं, आज भी हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक सॉर्ट ऑफ उथल पुथल है। तो ये
समझने के लिए इतिहास के साथ साथ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, इसकी भी थोड़ी बहुत समझ आई फील यू शुड हैव, और इसको कंटेक्चुअली हमेशा देखना चाहिए। तो ये एक्सप्लेन करता है मेरा बैकग्राउंड, क्योंकि आई स्टार्टेड हिस्ट्री से, फिर मैंने थोड़ा पिवट लिया इनटू आईआर, और उसी से फिर आईआर हिस्ट्री के एकदम बीच का जो पार्ट है, विच इज़ पॉलिटिक्स, विच इज़ डिप्लोमेसी, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरी लेमन पर्सपेक्टिव, फॉरेन पॉलिसी एक आम आदमी की ज़िंदगी में, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो एक दुकानदार हो, उसकी जेब पर, उसके एनवायरनमेंट में, उसके एटमॉस्फेयर में कैसे असर डालती है? इसको दो तरीके से देख सकते हैं, आम आदमी हमारे देश का, आम आदमी उनके देश का। एंड जब भी दोनों देशों के बीच पूरे सब कॉन्टिनेंट में तनाव बढ़ता है, एक इसका सीधा असर पड़ता है इकोनॉमी पे, चीज़ें महंगी हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब प्याज के निर्यात पे हमने कैपिंग करी, तो इसके वजह से क्या हुआ, ट्रक्स अनियन लेके नेपाल नहीं जा पाई, तो नेपाल में फिर दाम बढ़ गया, तो वहाँ के कॉमन आदमी का जो अन्न का थाली है वो ज़्यादा महंगा हो गया उनके लिए। तो ये हमेशा होगा, ये हर कंट्री में होगा, जहाँ जहाँ हमारे ट्रेड संबंध होंगे बायलैटरली या जैसे भी, किसी एक देश का जब कोई इफेक्ट होता है, उसका हमेशा कॉन्टेक्चुअली किसी और कंट्री में भी इफेक्ट होगा। बिल्कुल। पिछले 1-2 सालों की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सा एक मेजर इंसिडेंट या एक बड़ा बदलाव सामने निकल के आया है जो एक आम आदमी की थाली पे असर डालता है या उसको इम्पैक्ट करता है? आम आदमी के थाली पे तो आई वुडंट से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये इतना एप्लीकेबल है, बट डेफिनेटली अगर हम 1-2 साल के थोड़ा और पीछे जाए, और अगर हम अफगानिस्तान का क्राइसिस देखें, तो जब से वहाँ तालिबानी सरकार बनी है, वहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स का क्राइसिस तो है ही, जो रोज़मर्रा का उनका रिक्वायरमेंट है खान पान का, गेहूं का, ये एक तरीके से बहुत क्रंच में ये लोग चले गए थे। एंड इसमें ये गौर करने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस दौरान 21 ऑनवर्ड्स, अब 25 भी ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सूझबूझ के साथ ये तय करा कि हम उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भले ही कागज़ कलम पे फिर से रिन्यू ना करें, बट ह्यूमैनिटेरियन एड और एक सिर्फ इंसानियत के नाते से जो हेल्प कर सकते हैं वो हमने करी। हमने उनको गेहूं की बोरी भी भेजी, ज़रूरत पे हमने उनको मेडिसिन भी भेजा, एंड अब हालत बेटर हो गया है इस सेंस में कि उनकी सरकार अब चाह रही है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जाके थोड़ा बहुत वहाँ पे सेटअप करे, देश में थोड़ा प्रशासन में सुधार आए, थोड़ा पीपल टू पीपल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और हो। आपने पीपल टू पीपल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करी, यदि आप साउथ एशिया को देखें तो भारत नेपाल के लिए खासतौर पे कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत पाकिस्तान में यदि आप पंजाब के लोगों को देखेंगे, या मतलब हिंदुस्तान के पंजाब को और पाकिस्तान के पंजाब को, दोनों के कल्चर में बहुत सिमिलरिटी है। सिमिलरली आप यदि इंडिया भूटान बॉर्डर पे देखें या इंडो म्यांमार बॉर्डर पे देखें, तो जो बॉर्डर साइड के जो लोग हैं तो उसमें एक कल्चरल एफिनिटी, एक कल्चरल कोहेरेंस वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बॉलीवुड की ओर लेकर भी जाना चाहूँगा। एक दौर था जब पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े गायक हिंदी आते थे, चाहे आप राहत फ़तेह अली खान का जिक्र कर लें, चाहे आप आतिफ असलम का जिक्र करें, नुसरत फ़तेह अली खान साहब कितनी बार भारत आए। तो साउथ एशिया रीजन में एक यहाँ की एक शेयर्ड कल्चर है, एक शेयर्ड वैल्यूज़ है, और बॉर्डर्स खिंचने के बाद से 1947 से यदि मैं अब तक देखूं तो बॉर्डर्स के खिंचने के बाद से क्या आपको लगता है कि उसमें थोड़ी कमी आई है, या कैसे देखते हैं आप? जैसा आपने एकदम शुरुआत में बोला, बॉर्डर महज एक कागज़ कलम वाली बात थी हमारे लिए। सिरिल रैटक्लिफ एक दिन आए, बिना ज़मीनी हकीकत को देखे उन्होंने डिसाइड कर दिया लाइन हम ऐसे खींचेंगे, लाइन हम ऐसे खींचेंगे, बिना देखे कि आपने परिवारों का बंटवारा कर दिया, आपने एक तरीके से हिस्ट्री को एक ऐसा घाव दिया जिससे हम अभी भी निकल नहीं पाए हैं। बट इसके बावजूद आपने जैसा बोला, हर कंट्री जो हमारा अभी नेबर है
उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बिल्कुल। हम यहाँ समोसा खाते हैं, पाकिस्तान में भी लोग समोसा खाते हैं। जब पसूरी गाना फेमस हुआ, मैं थोड़े टाइम के लिए थोड़ा हैरान थी कि सिंगर का सरनेम गिल है। गिल तो हमारे इंडिया में भी सरनेम है। तो फॉर मी पर्सनली ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि लकीरें खिंच गई, बट दोनों देशों में एक सेंस ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी अभी भी है। हम आज भी उनके कोक स्टूडियो को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो भी हमारे बॉलीवुड के मूवीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये तो आई डोंट थिंक सियासी हुकूमत जो भी है जिस भी कंट्री में, वो इसको पूरी तरीके से मिटा पाएगी कभी भी। ये कल्चरल एक तो हमारा रह जाएगा। और थोड़ा सा पाकिस्तान पे यदि और डिटेल में डीप डाइव करें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीजें लगभग वैसे ही टेंस हो गई है जो कि एक वक्त पुलवामा के बाद देखा जी। गया था। तो आप कैसे देखते हैं इंडो पाक रिलेशंस को? चूंकि पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की आर्मी का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, ISI है उसका फैक्टर आ जाता है, और जो सिविल डेमोक्रेसी वो थोड़ा सा बैकसीट ले लेती है। तो व्हाट इन योर पर्सपेक्टिव, हिंदुस्तान को क्या रवैया अपनाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान? आई थिंक इतिहास गवाह है, हमने इतने सारे जंग लड़े हैं उनके साथ, एंड उनका अभी हाल ही में ही कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन हुआ है 127वां, जिसमें एक तरीके से उन्होंने पूरा पावर जो है एक प्लेट में ऐसे परोस के उनके मिलिट्री को दे दी है। एंड अब तो उनको इस बात का सपोर्ट भी मिल रहा है फ्रॉम कंट्रीज लाइक USA। ट्रम्प बोल रहा है ये तो बढ़िया आदमी है, कूल आदमी है, फलाना। बिल्कुल। तो एक ग्लोबल थोड़ा सिनारियो चेंज हो रहा है, एंड इस कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूरी है समझना कि इंडिया भी अब पहले जैसा नॉन अलाइंड पर्सपेक्टिव नहीं रखती है। अब हम जो करते हैं इसको एक तरीके से हम स्ट्रेटेजिक हेजिंग बोल सकते हैं। क्या हम इसे नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट कह सकते हैं? मल्टी अलाइनमेंट से भी ज़्यादा, आई थिंक मल्टी अलाइनमेंट विल नॉट कवर पूरा एसेंस जो हम कर रहे हैं। हम अपना अब देख रहे हैं कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, एंड आई थिंक ये हर कंट्री किसी ना किसी लेवल पे करती थी, हमेशा करती आई है, हम भी करते आए हैं। हमने बस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर जी रही हूँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रही हूँ, वो बस अब हम खुलेआम इसको बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वी शुड बी वेरी केयरफुल कि टैग टू डिप्लोमेसी हो या सॉफ्ट पावर हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, ये सब एक बैंडेड के तरह है। ये टेम्पररी सॉल्यूशंस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अगर कुछ रिलेशंस बहुत ही नीचे जा रही है, नादिर पॉइंट में जा रही है, तो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए इसको नॉर्मलाइज कर सकती है। बट जो देश 2021 में LOC के सीज़फायर एग्रीमेंट को अभी तक रिस्पेक्ट नहीं करती है, बार बार हमारे सीज़फायर वायलेशंस होती है, इस देश को आप कैसे आंख मूंद के ट्रस्ट करोगे? एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते देन आंखें खुली रखनी पड़ेगी, विच आई थिंक इंडिया बखूबी कर रही है। मुझे याद आता है वाजपेयी साहब ने बहुत पॉपुलरली ये कहा था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। बिल्कुल। और पाकिस्तान के साथ जब जब आप देखें, चाहे वाजपेयी साहब 99 में पाकिस्तान गए, उसके तुरंत बाद कारगिल हो गया, मोदी जी पाकिस्तान गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद में उरी हुआ था। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो एक गहरी खाई है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कैसे भरा जाए? बहुत मुश्किल है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इसके लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए, या जो क्योंकि समोसा इधर के लोग भी खाते हैं, समोसा उधर के लोग भी खाते हैं, प्याज की कीमतें इधर भी लोगों को इम्पैक्ट करती है, उधर भी इम्पैक्ट करती है। तो एक आम आदमी इसको ऐसे देखता है कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो एलियंस नहीं है, वो भी हमारे जैसे लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसमें से कुछ लोग टेरर माइंडसेट के हैं। तो क्या गवर्नमेंट को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से क्या प्लान ऑफ एक्शन चुनना चाहिए इसको? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर डेफिनेटली एक स्टेप होगा कि हम थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स उनके साथ बात करें। बट अगेन एक बेसिक सी बात आती है, जब तक उनके एंड पे टेररिज्म को वो ख़त्म नहीं करते हैं, सपोर्ट करना। बिल्कुल। क्योंकि
आई अंडरस्टैंड उनके देश में भी वो एक तरीके से विक्टिम्स है। उनकी जो आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ, या उनके जो हर साल के हिसाब से अलग अलग शहरों में अटैक्स होते हैं, दे आर इक्वली विक्टिम्स। उन्होंने एक फ्रैंकेनस्टाइन पैदा कर दिया इंडिया को तहस नहस करने के लिए। दैट फ्रैंकेनस्टाइन हैज टर्न्ड बैक, उन्हीं को काट रहा है अब। तो दे हैव टू रिकग्नाइज कि जो प्रॉब्लम उन्होंने स्टार्ट करा है दैट इज नाउ अ प्रॉब्लम। एंड वही लॉजिक है, अगर वाजपेयी जी ने बोला है हम अपने नेबर्स नहीं बदल सकते, ये तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। उनको भी समझना चाहिए कि इंडिया को अब ऐसे ही नहीं मिटा सकते मैप से। अगर इंडिया आपकी नेबर है तो नेबर के साथ आपको तो तालमेल रख के चलना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा और यदि कॉमन पर्सपेक्टिव में देखूं कि जो दो नेशंस के बीच की टेंशन है, क्या वो हमारी मूवीज में भी रिफ्लेक्ट होती है? उदाहरण के लिए अभी कुछ दिनों पहले बहुत चर्चित फिल्म धुरंधर ये आई थी, या इसके पहले भी और भी बहुत सारी मूवीज देख ले, जहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान को बार बार एक अपोजिंग नेशंस, एक एंटी नेशंस दिखाया जाता है जिसके साथ आप पेरिनियली वॉर करते आ रहे हैं। वो एक सच्चाई भी है कि वॉर होती है, लेकिन यदि रास्ते बेहतर करे जाए तो उसमें क्या लगता है कि मूवीज, क्या ये सब चीजें भी आम आदमी के माइंडसेट को इम्पैक्ट करती है ओपिनियन फॉर्मेशन में? टू अ सर्टेन एक्सटेंट हाँ। क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, उनके मूवीज हो, उनके बड़े मशहूर टेलीविजन सीरियल्स होते हैं। आई नो सो मेनी पीपल मेरे आसपास जो देखते हैं, एक लेवल तक हमें उनको समझने के लिए, पहचानने के लिए इट इज़ डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। बट ये पूरी कहानी नहीं है, ना ये पूरी सच्चाई है। ये इसके ऊपर भी जो उनका एक डीप माइंडसेट है, जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट शायद हमारा भी है, जिसको रोज़ के हिसाब से हम जो न्यूज़ में पढ़ते हैं, हम जो न्यूज़ में देखते हैं, इसी चीज़ से वो शेप होती है। जो हमारे लीडर्स बोलते हैं, इसी चीज़ से शेप होती है। और पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान, या कह ले कि हमारा जो ओरिजिनल इंडिया है, जिसको शायद अखंड भारत भी कह सकते हैं, उसका भी कुछ हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है। तो जब आप इंडो अफगान रिलेशंस को देखिए, कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इंडिया आए थे, और तालिबान को हमने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है, लेकिन भारत ने वहाँ पे काबुल में टैक्टिकल टीम्स भी भेजी है, एक एम्बेसी को कुछ हद तक ओपन भी धीरे धीरे करा जा रहा है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो इंडिया रेगुलरली भेज ही रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इंडो अफगान रिलेशंस को, और इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कैसे देखते हैं आप? आई थिंक मैं पहले टैकल करती हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान। इनके बीच की जो सबसे बड़ा मसला है दैट इज उनका बॉर्डर, डूरन लाइन। बिल्कुल, डूरन लाइन को एक तरीके से अभी भी अफगानिस्तान नहीं मानती है। दे डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान जो एज अ नेशन बना है 1947 में, और उसके जो लाइंस खींचे गई है, वो लॉजिकल है या लीगल है अफगानिस्तान के स्टैंड पॉइंट से। क्योंकि अफगानिस्तान के हिसाब से जो लाइंस खींची जानी चाहिए थी वो ब्रिटिश टाइम के हिसाब से होनी चाहिए थी। तो ये एक इशू है जो जब तक सॉल्व नहीं होगा, उनका क्रॉस बॉर्डर टेरर जो एक बहुत बड़ा एंगल है, ये चलता रहेगा। इसी के चलते व्हाट हैज़ हैपेंड इज, पाकिस्तान ने अपने नॉन स्टेट एक्टर्स, अपने टेररिस्ट्स को पनपने तो दिया ही है अपने सॉइल पे। उन्होंने इसको एक्सपोर्ट भी करा है टू अफगानिस्तान, थोड़ा बहुत उनसे भी इंपोर्ट करा है। तो एक तरीके से टेररिज्म का बाजार ही चलता है क्रॉस बॉर्डर वहाँ पे। बिल्कुल। इसका सीधा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इंडिया पे भी पड़ता है। बट एज यू सेड, एंड ये आई थिंक एमईए का भी रवैया है कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान की हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज है। आज हम उनको भले ही रिकग्नाइज ना करें, बट हमारा फोकस है कि उनकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हम उनका पूरा पूरा साथ दें। एंड हम अभी उसी एंगल से इस चीज़ को देख रहे हैं। भले ही पाकिस्तान ये हमेशा दर्शाता है कि इंडिया तो भाई नेबरहुड का बिग ब्रदर है, एक सॉर्ट ऑफ तानाशाह है जो हर कंट्री पे जाके अपना रोब जमाता है। आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू। इंडिया इनफैक्ट हमें ऐसा देखना चाहिए, ना सिर्फ अफगानिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, मालदीव्स के कॉन्टेक्स्ट में, हमने हमेशा एक ऐसा एंगल रखा है कि कुछ भी आपदा आता है हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में बाढ़ आई थी, ऑपरेशन सागर बंधु। बिल्कुल जी। तो यदि भारत श्रीलंका की ही बात करें, पिछले साल आपने देखा कि श्रीलंका में एक तरह से एक पिछले साल माफ कीजिएगा, एक
रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस कह लीजिए। हालांकि फॉरेन पॉलिसी में और थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में कहा जाता है कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी एजेंसीज की प्लानिंग होती है। तो आप इंडो श्रीलंका रिलेशंस को आप देखें कि आज से 2 साल पहले के इंडिया श्रीलंका रिलेशंस और आज के इंडिया श्रीलंका रिलेशन में आप क्या डिफरेंस देखते हैं, और इंडो श्रीलंका रिलेशंस में लोगों के बीच और तालमेल बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो सेतु बना था समुद्र पे, राम सेतु, वो भारत और श्रीलंका के जाफना को जोड़ती है। तो आप कैसे देखते हैं भारत और श्रीलंका के रिश्ते को? भारत और श्रीलंका का रिश्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, बिकॉज इसमें कथित रामायण के हिस्से भी हमें देखने को मिलता है। इस पे बहुत पॉलिटिक्स होती है हमारे देश में। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ स्टेट्स का अपना रवैया है इसके कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग रवैया है। बट आज के टाइम में अगर हम माइथोलॉजी से थोड़ा हटे और अगर प्रेजेंट वर्तमान का रियलिटी देखें, तो उनके साथ हमारा जो नाता है दैट इज़ मेनली इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, एंड जो हमने उनके साथ स्ट्रेटेजिक कुछ पार्टनरशिप्स करी है इन टर्म्स ऑफ ऑयल, गैस, सबमरीन्स के केबल्स के हिसाब से। तो अब हमारी ये रिलेशंस है। एंड इसके कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपको याद दिलाऊंगी 2022 में जब उनका इतना तगड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, बिल्कुल सबसे पहले इंडिया ने हेल्प करा विद $4 बिलियन का बेल आउट, जो IMF ने भी उनको दी थी 2023 से 27 का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो भी 3 बिलियन का था। हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा जाके उनको हेल्प करी है। हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सरल थे। हमने ये भी नहीं बोला कि आपको हमें इमीडिएटली पे बैक करना है, विच इज़ व्हाट आई फील चाइना टू अ लार्ज एक्सटेंट करती है। वो अगर किसी को पैसे लोन पे देता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो पैसे वो सूद समेत ले, या फिर कंट्री का एक तरीके से टेक ओवर करके उसको रिकूप करे। बट इंडिया ने ना सिर्फ $4 बिलियन दिया है, बट इट हैज़ ऑल्सो बीन कि जो उनकी ट्रेजरी बिल्स है वो हम इंटरेस्ट फ्री अभी तक उसको रख रहे हैं। उनका करंट जो टूरिज्म रेट है ऑलमोस्ट 25% तो इंडिया से ही आता है। सो आई फील कि ये रिलेशंस तो है ही, सॉफ्ट पावर के हिसाब से टूरिज्म इज़ अ बिग एंगल जो हमें और प्ले करना चाहिए। तो एक आम आदमी का सवाल ये आता है कि इंडिया ने बहुत बार श्रीलंका के लिए आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है, लेकिन श्रीलंका बदले में हिंदुस्तान को क्या मिला? क्या हम वो ट्रस्ट जनरेट कर पाए कि इंडिया इज़ नॉट योर बिग ब्रदर, रादर अ फ्रेंड जो हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा है? कोशिश जारी है। आपने जैसे बोला, और यदि नहीं जनरेट कर पाए तो क्यों नहीं? आपने जैसे बोला, कोई भी चीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में या पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में ऐसे ही नहीं होता है। अगर आज उनके साथ हमारे अच्छे संबंध फिर से है, तो हमें ये भी देखना है कि पहले नहीं थे, और वो क्यों नहीं थे, कौन से ऐसे देश या एक्टर्स थे जो उनको प्रभावित कर रहे थे, एंड टू व्हाट एक्सटेंट हम उससे निकल पाए हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, आई एम सॉरी। नहीं, तो मेरा सवाल ये है कि जो अगर हम यदि ये कहें कि शायद हम ट्रस्ट जनरेट करने में कहीं ना कहीं असफल हुए, यदि ऐसा है तो क्यों है? नहीं, आई वुडंट से असफल है। आई एम सेइंग कि टू अ लार्ज एक्सटेंट हम फिर से उस लाइन में जा रहे हैं वेयर दे कैन ट्रस्ट अस। एंड बड़ा भाई होना मेरे हिसाब से इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि बिग ब्रदर जो एटलीस्ट हम पश्चिमी थॉट प्रोसेस के हिसाब से समझते हैं, वो एक सर्वेलेंस स्टेट, एक एक्सट्रैक्टिव स्टेट के हिसाब से होता है। पर इंडियन फैमिली में एक बड़ा भाई का दर्जा क्या होता है? गाइड करता है, सपोर्ट करता है। आप भूल जाओ, भटक जाओ, तो आपको सही राह पे लेके आता है। श्रीलंका के बगल में भारत का एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है मालदीव्स, और मालदीव्स के बारे में अभी टूरिज्म को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों को शायद याद होगा, ईज माई ट्रिप ने बहुत सारे अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दिए थे, और एक ये चला था कि जो चीज़ें मालदीव्स में है, जो बीचेस, जो खूबसूरती मालदीव्स में, वो आपको लक्षद्वीप में भी देखने को मिलती है। फिर प्रधानमंत्री जी की एक पिक्चर वायरल होती है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वो लक्षद्वीप के बीच पे बैठे हुए हैं। तो और मालदीव्स में यदि बात करें, आप चाहे अब्दुल्ला यामीन सरकार की बात कर ले, या उसके बाद जो एक और सरकार, हाँ, और इसमें चाइना का एंगल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आप
हिंदुस्तान और मालदीव्स के रिलेशंस को कैसे देखती है, इस पहला सवाल। और इससे जुड़ा सवाल, भारत को ऐसा क्या करना चाहिए मालदीव्स में टू बिल्ड अ लास्टिंग रिलेशंस, की चाहे सरकार किसी की भी हो, हमारे रिलेशंस मोर और लेस स्टेबल रहे। जी, तो मालदीव्स में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लोग तो क्या, बहुत सारे देशों की तरह ये भी चाइनीज इन्फ्लुएंस में आ गए। इनका एक पूरा इंडिया आउट कैंपेन चला एक तरीके से। बिल्कुल। एंड उससे नुकसान किसको हुआ, आई वांट टू आस्क, क्योंकि आपके देश का एक सब्सटैंशियल चंक ऑफ टूरिस्ट्स आते थे इंडिया से। आपने जैसे ही ये करा, एक साल के अंदर आपका ऑलमोस्ट आधे से भी कम टूरिज्म का नंबर्स हो गया इंडियन टूरिस्ट के हिसाब से। एंड नेचुरली इसमें फिर बेनिफिट हमारे इंटरनल डोमेस्टिक टूरिज्म को भी थोड़ा बहुत मिला। लक्षद्वीप गॉट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी इसके वजह से। तो आई फील थोड़ा तो उन्होंने सीखा है जो गलती करी है, बिकॉज अब उस वाक्य को हुए और अब के बीच में देर इज 2-3 सालों का, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल का डिफरेंस है। बिल्कुल। तो अब आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड कि जो करा वो गलत है। आपको नेबरहुड में रहना है तो आप इमीडिएट नेबर को इतना तो एंटी मत बनाओ किसी दूर के नेबर के सपोर्ट के चक्कर में। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमने उनकी हेल्प नहीं करी है, चाहे वो वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो या उनके बजटरी क्राइसिस में हो। इंडिया ने हमेशा साथ दिया है। एंड हमारा पॉलिसी का भी ये नहीं रहा है कि हमने कुछ देने के बाद कुछ अपेक्षा करी है कि कुछ रिटर्न में आएगा। हमने निस्वार्थ तरीके से कंट्रीज की हेल्प करी है और ये हमारा हमेशा से पॉलिसी है कि हम जो डिप्लोमेसी करते हैं हम उसमें कंट्रीज की मदद करते हैं बिना ये सोचे कि वो इन रिटर्न हमें क्या देंगे। एब्सोल्युटली। मालदीव से अब फ्लाइट लेके आते हैं भारत के पड़ोस में एक और देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला हो या बहुत सारे ऐसे गीत जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश को कनेक्ट करते हैं। आप खुद वेस्ट बंगाल से आती हैं, तो मैं आपसे पहला सवाल तो ये समझना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश 1971 में जो एक लाइन खींची गई, वहां से कैसे क्या डिफरेंस आपको नजर आया या कैसे देखते हैं हिंदुस्तान बांग्लादेश रिलेशंस को आप इस परिप्रेक्ष्य में? आई थिंक अगर आप मुझे लास्ट 2 या 3 साल का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल जलजला पूछेंगे तो बांग्लादेश में सरकार गिरना है मेरे लिए। और शेख हसीना यही दिल्ली में बैठी है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि किसी भी देश के साथ चाहे हमारा नाता कितना भी ऊपर नीचे हो, बांग्लादेश एक हमारा ऐसा स्टेबल पार्टनर था जिससे हम हमेशा ये भरोसे में रहते थे कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। बट जब से शेख हसीना का गवर्नमेंट गया है, बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आई है यूनुस सरकार की, एंड अब उन्होंने खैर अनाउंस कर दिया है कि अगले साल इलेक्शन, फरवरी 12 को ये लोग इलेक्शंस करेंगे। एक बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है हमारे रिलेशंस में। आपने 1971 का जिक्र करा, शायद कंटेक्चुअल तौर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हम और पीछे जाए 1905। बिल्कुल। एक ऐसा नोशन कि बंगाल या बांग्ला स्पीकिंग जो लोग हैं वो सेम है, चाहे थोड़ा भाषा में ऊपर नीचे थोड़ा डिफरेंस हो या थोड़ा खान पान रहन सहन में डिफरेंस हो, बट इफेक्टिवली हम एक ही ग्रुप ऑफ पीपल है। एंड नेचुरली जो जिस सरकमस्टांस में बांग्लादेश का जन्म हुआ वो भी एक लैंग्वेज या एक सेल्फ आइडेंटिटी की लड़ाई थी जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ी थी। आपने बोला और मैं उसको फिर से एम्फसाइज करूंगी, उनके देश का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, हमारे देश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो कल्चरल कितनी सिमिलैरिटीज है। कंटेंट जो हम देखते हैं ओटीटी पे, हमारे इतने बंगाली कंटेंट उनके वहाँ पे चलती है, वाइसी वर्सा। हिंदी कंटेंट का तो बात ही नहीं करते, वो तो हमेशा ही चलता है। बट इट इज़ वेरी सैड कि लास्ट 2 सालों में जो हुआ है वो एक तरीके से ये दर्शाता है कि हिस्ट्री से इन्होंने कुछ सीखा नहीं। The only thing we have learned from history is we have learned nothing from history. Correct.
आप किस सर्कमस्टांस में आपके देश का जन्म हुआ, बिल्कुल। किसने आपको सपोर्ट करा। आज जब आपकी गवर्नमेंट गिरती है, चाहे वो उनका जो भी निजी डोमेस्टिक मामला है, मैं उस पर ज़्यादा आई विल नॉट से, बट ये ऐसा एक एंगल या नैरेटिव चलाना कि ये तो इंडिया ने ही कराया है, या शेख हसीना प्रो इंडिया थी तो अब हम अपना फॉरेन पॉलिसी पूरा ही 180 डिग्री बदल के पाकिस्तान चाइना के साथ अलाई कर लेंगे। ये शॉर्ट टर्म में पता नहीं, शायद इनको समझदारी लगी होगी। आई वुड हाईली बेग टू डिफर, एंड आई फील लॉन्ग टर्म में ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं। पर इन्होंने जिस हिसाब से अपने अलायंस को तोड़ा मरोड़ा है, एंड अभी रिसेंटली न्यू ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने पाकिस्तान को जो आश्वासन दिया है कि ये लोग वेरिएबल ज्योमेट्री में बिलीव करते हैं, एक ऐसा न्यू ऑर्डर जहाँ पे सार्क के देश होंगे, बस उसमें इंडिया नहीं होगा। चाइना तो लेड। जी, चाइना लेड होगा। एक चाइना अपने आप को इंडिया +1 के हिसाब से देख रहा है कि वो इंडिया का ऑल्टरनेटिव है। तो दिस विल नॉट वर्क। नेबरहुड में लैंड मास के साइज के हिसाब से, इकोनॉमी का साइज आप देखो तो इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। यू कैन नॉट स्टे एज आवर नेबर एंड नॉट एक्नॉलेज अस एंड नॉट हैव पॉजिटिव रिलेशंस विद अस। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ऊपर नीचे होते हैं रिलेशंस, बट ये नहीं कि आप एकदम ही एंटी इंडिया हो जाओ। एंड नेचुरली अगेन इस पे बहुत फोर्सेस काम कर रही है। इट इज़ नॉट सिंपली एक गवर्नमेंट का गिरना वाला मसला या ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्योंकि अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ही बात है तो कायदे से हसीना गवर्नमेंट के जाने के बाद तो चीज़ें सही हो जानी चाहिए थी, जबकि यूएन के रिपोर्ट्स ही दिखाती है कि 42% से ज़्यादा जेंडर वायलेंस बढ़ा है, और वो टिपिकली कॉर्नर करता है औरतों को, बच्चों को एंड यूथ को। तो उन्होंने एग्जैक्टली हासिल क्या करा फिर? बांग्लादेश में जो स्ट्रगल हुआ, जो लोगों में और एक सरकार के बीच में टकराव हुआ, उसी का हमें एक रूप नेपाल में देखने को मिला पिछले कुछ महीनों पहले। और ये दोनों को यदि साथ में रख के देखें तो जैसा आपने कहा कि बहुत सारी फोर्सेस इसके पीछे काम करती है, इसको इतना सिंपल नहीं कि हम 2 मिनट में समझा पाए, लेकिन फिर भी एक कॉमन पर्सपेक्टिव से मेरा सवाल ये है कि नेपाल में जो ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट हुआ और फिर उसके बाद वहाँ पे जो नई सरकार आई, इंटरिम गवर्नमेंट, सिमिलरली बांग्लादेश में आई, तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों चीज़ों के पीछे, जिसे हम इंटरनेशनल बिग ब्रदर कह सकते हैं, यूएस या ये का हाथ है या चाइना की इन्वॉल्वमेंट है या क्या है? कैसे देखते हैं आप? इसमें तो आई वुड से समझदार को इशारा ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आई विल नॉट से एनीथिंग। बट हाँ, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही हैं, एंड ये महज इत्तेफाक नहीं है कि एक के बाद एक डोमिनो की तरह हमारे सारे देशों में, नेबरहुड में कुछ पिछले ना 5 कुछ साल पंगा में आ आप रहा है। देखें तो पहले ये श्रीलंका में हुआ, बिल्कुल फिर बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ। जी, बिल्कुल। तो लोग पूछते हैं अब किसकी बारी है? ये एक तरीके से शायद ये कोशिश है एक्सटर्नल फोर्सेस की भारत के संप्रभुता के ऊपर एक सवाल खड़ा करना कि इंडिया अपने आप को राइजिंग बोल रही है, इंडिया अपने आप को विश्वगुरु बोल रही है। ये भी सच बात है कि विश्वगुरु हम अकेले अपने दम पे बन सकते हैं, बट हमें साथ के कंट्रीज को लेके चलना पड़ेगा। तो इनकी यही कोशिश है कि साथ के कंट्रीज को वीक कर दो, उनको इतना नास्तानाबूद कर दो कि ये एक तरीके से सोचे कि इंडिया का साथ दे या ना दे, या इनके इंटरेस्ट और कहाँ बेटर लाई कर सकती है, जैसे कि चाइना के साथ। यदि इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक पार्लेंस में एक ये भी डिस्कशन कभी कभी होती है कि शायद इसके पीछे एक ये सोच हो सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता तो है कि इंडिया आगे बढ़े सो दैट इट कैन बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, बट इतना आगे ना बढ़े कि यूएस की हेजिमोनी, यूएस की डोमिनेंस पे इम्पैक्ट आ जाए। तो दे वांट कि इंडिया शुड ग्रो बट नॉट बियॉन्ड एन एक्सटेंट। क्या इसको वैसे देखा जाना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 2016-17 में जब मैंने जस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई स्टार्ट करी थी, मैंने तब भी पढ़ा था कि यूएस में एक हेजेमनी की क्राइसिस चल रही है। वो लोग अपने हाथों से पावर को जाते हुए देख रहे हैं और थोड़े बौखला गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे टैकल करे, किससे बात करे। तो नेचुरली अगर उनकी इंटरेस्ट में है कि इंडिया आगे जाए, तो उनका ये भी रवैया है कि आगे जाए पर हमसे आगे ना जाए। बिल्कुल।
एंड इसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर हमें देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली साउथ एशिया में यूएसए ने कभी ओपनली बहुत ज़्यादा इंडिया को वर्बल टर्म्स में बोलिए, डिप्लोमेटिक टर्म्स में बोलिए, मॉनेटरी टर्म्स में बोलिए, हिस्टोरिकली ये नहीं हुआ है कि हमें सपोर्ट मिली है उनसे। उन्होंने हमेशा चाहा है कि हम लोग आपस में हमारे जो मसले हैं वो एज एन एक्सटर्नल एजेंट आके थोड़ा बहुत सलटा दे, बट दे हैव वांटेड कि ये कंटिन्यू हो। पाकिस्तान को वो लोग बहुत टाइम तक तो अपना स्ट्रेटेजिक पिवट मानते थे साउथ एशिया में। तो इट इज़ वेरी हार्ड आज के टाइम में ये बिलीव करना कि वो सिर्फ हमारे बेस्ट इंटरेस्ट्स को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े। एंड इसका हमें बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे अगर हम लास्ट 2-3 साल में देखें कि जैसे जैसे इंडिया रशिया या रशिया इंडिया चाइना RIC ब्लॉक का या ब्रिक्स का जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ी है, डेवलप हुआ है, इन्होंने कोई भी डिसीजन ली है, चाहे वो डॉलर सुप्रीमेसी के अगेंस्ट हो, चाहे वो अपने इंटरनल ट्रेड के हिसाब से हो, इन सारी चीज़ों में हमेशा अमेरिका की एक टिप्पणी रही है कि चाइना हेजेमनाइज कर रहा है या रशिया के इतने वायलेशंस है ह्यूमन राइट्स के, तो इसके साथ इंडिया कैसे अलाई कर सकती है। तो ये तो थोड़ा हिपोक्रिटिकल है, नो अदर वर्ड फॉर इट। एब्सोल्युटली। आपने अपने जवाब में अभी ब्रिक्स का जिक्र किया, RIC का जिक्र किया, तो मेरे दिमाग में क्वाड आता है। और सवाल मेरा ये है कि क्वाड भी है, ब्रिक्स भी है, RIC भी है, सार्क भी है, और खासतौर पर इसको दो मेजर ब्लॉक्स में देखा जाए तो क्वाड को एक तरह से आप US लेड अलायंस कह सकते हैं, और RIC हो गया, ब्रिक्स हो गया, जहाँ पे इंडिया, रसिया, चाइना दे आर वर्किंग टुगेदर। तो इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती कह लीजिए या दुविधा कह लीजिए, वो ये होता है कि हाउ टू बैलेंस। और ये बैलेंसिंग एक्ट नो डाउट वी हैव डन अ वेरी फाइन जॉब ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स और सो। और तो ये बैलेंसिंग एक्ट पे आपके क्या रिएक्शंस हैं, और जो हमारे रूस के साथ ट्रेडिशनल रिलेशंस है, स्ट्रैटेजिक एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप है, US के साथ इतनी अच्छी पार्टनरशिप है, आपने ये नोटिस किया होगा पॉलिटिकल सर्कल्स में ये आता है कि ट्रम्प का स्टेटमेंट आता है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवाई, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कभी इसको डिनाई नहीं किया। तो और लेकिन साथ ही साथ MEA का स्टेटमेंट मुझे भी याद आता है कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, दे बोथ DGMO टॉक ऑन अ हॉटलाइन, और फिर उसके बाद चीज़ें सेटल डाउन हुई थी। तो सवाल मेरा ये है कि भारत की जो ये जो पतली सी रेखा पे चलने वाली बात है, हाउ डज इंडिया वॉक ऑन दिस वेरी फाइन लाइन? आई थिंक एक चीज़ हमेशा से इंडिया का रवैया रहा है, एटलीस्ट आई वुड से 90s के एंड तक, नॉन अलाइंड होना। ये महज लास्ट 20-30 साल की बात है कि हमने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिकली अपने एलाइज, अपने एनिमीज़ के साथ तालमेल को वैसे करके ओरिएंट करा है कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको देखें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जब अब ग्लोबली इतने सारे अलायंसेस बन रही है, इतने सारे ब्लॉक्स बन रही है, इंडिया को हमेशा देखना चाहिए कि सुनो सबकी पर करो दिल की। सबका देखो, सबका सुनो। हमें हर किसी पार्टनर कंट्री से कुछ ना कुछ मिल रहा है इन रिटर्न, हम उनको कुछ दे रहे हैं। सो इट इज़ इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट कि बैलेंसिंग को ऐसे देखें कि US के साथ फॉर एग्जांपल हम टेक्नोलॉजिकल एंड डिफेंस एरियाज पे कोऑपरेट करें। सेमीकंडक्टर हो गया, डिफेंस के इतने सारे पहलू हो गए, इन पे फोकस किया जाए। रशिया के साथ तो हमेशा हमारा सिंस कोल्ड वॉर एक डिफेंस का पार्टनरशिप रहा ही है। अभी हाल ही में हमने पुतिन के साथ रीलॉस एग्रीमेंट भी साइन करी है। सो इन अ वे दिस इज उसी डायरेक्शन में कुछ और कदम। चाइना के साथ वेरी इंटरेस्टिंगली हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। जैसे जैसे हमारे लद्दाख और बाकी बॉर्डर एरियाज में इश्यूज हुए हैं, हमारे रिलेशंस ठंडे पड़ गए हैं उनके साथ। बट एक ये भी हमें रियलाइजेशन हुई है, जो कि उनको भी हुई है, बिकॉज डोमेस्टिकली अब चाइना इतना अच्छा नहीं कर रहा है, उनके भी डेट क्राइसिस बढ़ रही है। तो एक रियलाइजेशन आई है दोनों देशों में कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इज वेरी नेसेसरी। ये हम झुटला नहीं सकते कि उनके साथ हमारा ट्रेड का वॉल्यूम क्या है। बिल्कुल, आज हम अचानक से नहीं बंद कर सकते उनके साथ ट्रेड, ना वो बंद कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के हिसाब से
डॉलर को चैलेंज करते हुए अपने ग्लोबल साउथ का पक्ष रखते हुए एक एंगल तो है ही जो हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए डेफिनेटली विद चाइना। आपने चाइना की बात करी तो मुझे याद आता है डोकलाम हुआ था, डोकलाम के बाद सी जिनपिंग हिंदुस्तान आई थी और तमिलनाडु में वो झूला झूलते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वो चीज़ें बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। जबकि उसके फिर बाद एक और बॉर्डर स्कर्मिसेस देखने को मिले थे हमें। तो हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशंस पे एज यू सेड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है विच वी कैन नॉट स्टॉप। हाउ डज इंडिया कोलैबोरेट विद चाइना एट द सेम टाइम it remains cautious with China so that China doesn't become another Pakistan for India? I think China also knows कि वो पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, it is not in their interest, but caution I would say China जिस हिसाब से अपनी Belt and Road Initiative डिप्लोमेसी चलाती है, string of pearls, Absolutely. उसमें हमें बिल्कुल कॉशन बरतनी चाहिए। हमारे नेबरिंग कंट्रीज चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, आज उनके पास बहुत डेट है, बहुत कर्जा है। एक डेकेड पहले जब चाइना ने इनको लोन्स देना चालू किया था, उसको हो गया है अब ऑलमोस्ट एक डेकेड। इस साल के एंड से या नेक्स्ट ईयर से रीपेमेंट स्टार्ट होगा। चाइना का इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट भी सही नहीं चल रही है, तो इन अ वे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में वो खुद फंसे हैं। सो वी हैव टू एंश्योर कि जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे नेबरहुड में एटलीस्ट इनके ये एक्सट्रैक्टिव पार्टनरशिप रिलेशंस चल रही है, वहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, बट जो हम बाकी हिसाब से सहायता कर सकते हैं, चाहे वो LNG डील्स हो, हाइडल पावर हो, या UPI का हमने जो स्टार्ट करा है विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज, ये डिप्लोमेसी के और पहलू है जिनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज दिस कीप्स चाइना बैलेंस्ड। ये इंडिया को भी एक पॉजिटिव इमेज इंडिया का बिल्ड करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज कंट्रीज, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फिर इट ऑल्सो क्लियर्स द गलतफहमी कि इंडिया तो बिग ब्रदर है, इंडिया तो चाइना का ही, चाइना वाले सिक्के का ही दूसरा पहलू है। वो हम नहीं है, आई वुड रिआइटरेट। चूंकि आपने कॉपरेशन की बात करी तो मेरा सवाल एक ये है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है, चाहे आप फ्लड्स की बात कर लीजिए, कुछ दिनों पहले श्रीलंका में फ्लड्स आया था, या 2015 में नेपाल में फ्लड आई थी, या फिर अब पाकिस्तान में कभी फ्लड आ जाती है, मालदीव्स में कई बार वाटर क्राइसिस हो जाता है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, चाहे वो ग्लेशियर पिघलना हो, चाहे वो बाढ़ का इशू हो, या टोर्नाडो हरिकेन्स का इशू हो, तो ये चीज़ें एक लेवल के बाद इन्वायरमेंटल इशू से निकल के फॉरेन पॉलिसी मुद्दे बनते हैं, इश्यूज बनते हैं। तो इन चीज़ों पे हिंदुस्तान का क्या रवैया होना चाहिए, हाउ इट कैन कोऑपरेट विद नेशंस पर्टिकुलरली इन टाइम्स ऑफ सच डिजास्टर, या जिसे आप डिजास्टर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं कुछ हद तक। डिजास्टर डिप्लोमेसी थोड़ा मतलब आई होप ऐसा भगवान करे ऐसे ना हो, बट आपने आई थिंक हाल ही में ये भी देखा होगा कि कुछ रिपोर्ट्स ये दिखाती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट क्राइसिस और बढ़ जाए तो कौन से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रीजन्स होंगी। ज़्यादातर ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में भी साउथ एशिया डिस्प्रोपोर्शनेटली इसमें फोकस में आता है, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हमारे आइलैंड कंट्रीज तो है ही, बांग्लादेश का ऑलमोस्ट 1/3 1/4 हिस्सा निकल जाएगा बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल्स। तो डेफिनेटली एक डिप्लोमेटिक, एक फॉरेन पॉलिसी एंगल तो आएगा ही। और ये सवाल, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले अभी COP30 की मीटिंग हुई जी, तो वहाँ पे एक ये देखने को मिलता है कि चाहे वो US हो, यूरोपियन नेशंस हो, US तो खैर अब ट्रम्प के आने के बाद से उसका पार्ट नहीं है, बट एक इंडिया ने ये कहा था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हिस्टोरिकल एंगल रहा है कि आपको जब ग्रो करनी थी यूरोपियन नेशंस को, आपने पॉल्यूशन कर लिया, हमारे टाइम पे आप आके रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। और वहाँ पे चाहे वो चाइना की बात हो, या इंडिया की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, नेपाल की बात हो, श्रीलंका की बात हो, ये सब मोर और लेस ऑन द सेम पेज नजर आते हैं। तो उस फ्रंट पे, इंटरनेशनल एंगल पे, वहाँ पे तो हम एक एशियन टुगेदरनेस तो हम दिखा पाते हैं, बट अंदर ग्राउंड लेवल पे वो चीजें नहीं निखर के आ पाती। बिल्कुल। तो इसे कैसे देखते हैं आप? आई थिंक इसका अगर हम सिर्फ रिवर ट्रीटी वाली बात पे ही आते हैं, क्योंकि चाइना अभी जो यालन सांगपो पे अपना बेंड पे डैम बना रही है, इसका एक बहुत
आई डोंट थिंक लोग रियलाइज कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, इस पे इतना मैंने चर्चा सुना नहीं है, बट इट इज अ टिकिंग टाइम बम। कल को आप पानी एज अ हॉस्टेज हमारे ऊपर यूज करोगे, और ये हमेशा होता आया है। जब भी यानी दो देशों के बीच में एक कंट्री ऊपर के हिस्से में जहाँ से नदी का प्रवाह वो कंट्रोल कर बिल्कुल। पा रहे हैं, नीचे जहाँ उनको फैसिलिटीज देयरफॉर वो रोक रहे हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से इट इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बहुत सारे चाइना में डैम्स बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इस पे आई फील आगे आर वे फॉरवर्ड हैज टू बी कि हमें ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे के साथ एज अ कंट्री बात करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रियल टाइम डेटा शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। कि ठीक है, डैम इज एन इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, आप अपने देश की भलाई के लिए, एग्रीकल्चर के उन्नति के लिए ये कर रहे हो, बट इसको एज अ चाकू मत पकड़ो हमारे गले के पास कि आपको कल हमारे रिलेशंस खराब हो गए तो हम इतना पानी छोड़ देंगे कि आप बह जाओगे। बिकॉज सारे कंट्रीज यहाँ इंटरलिंक्ड है, वी शेयर बॉर्डर्स। कल को अगर ये हमारे साथ हुआ, हमारे बाद नीचे के एरियाज पूरा हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट बह जाएगा। अगर कल को नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं होते हैं, खुदा ना खास्ता, तो अगर उन्होंने अपने हाइडल पावर में कुछ पंगा करा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक जाएगी वहाँ से, वहाँ के पानी का ओवरफ्लो हुआ, कुछ फ्लडिंग का इशू हुआ, तो हमारा बिहार यूपी डूब जाएगा। बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे कंट्री सेम पेज पे आए कि इट इज़ अ क्राइसिस जो कि मिल के हमें टैकल करना है, ना कि यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलना है या आपसी दुश्मनी या रंजिश को मिटाना है ऐसे करके। थोड़ा सा अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वुमेन एंड डिप्लोमेसी। साउथ एशिया हैज बीन अ रीजन जहाँ पे वी हैव सीन मेनी वुमेन लेड नेशंस। चाहे आप श्रीलंका में भंडार नायके की बात कर ले, इंडिया में इंदिरा गांधी जी की बात कर ले, बांग्लादेश में शेख हसीना खालिदा जिया की बात कर ले, नेपाल में फीमेल प्रेसिडेंट है। तो हम ये तो, इंडिया में तो फीमेल प्रेसिडेंट है ही है, तो हम ये तो देखते हैं कि वुमेन को साउथ एशिया में खासतौर पे एक पैराडॉक्स निकल के आता है जहाँ पे टॉप पे वी हैव वुमेन, बट जो ग्राउंड लेवल वुमेन की कंडीशंस है वहाँ पे अभी भी बहुत हद तक एक अनफॉर्चुनेटली एक हार्श रियलिटी है कि पैट्रियार्की स्टिल परसिस्ट। तो आप ये पैराडॉक्स को कैसे देखते हैं और इस पे क्या रिएक्शंस हैं आपके? शुक्रिया, पेट्रियार्की वाली बात आपने करी, क्योंकि मैं करती तो मैं कैंसिल हो जाती क्योंकि मुझे तो बोला जाता है हेट मैन, बट आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू। ग्राउंड लेवल पे अभी भी एक पितृसत्ता वाला सोच है कि औरत हो, ठीक है, आप ऊंचे से ऊंचे चेयर पे बैठ गए, दुनिया के टेबल पे आप जाके कुर्सी खींच के आप बैठ गए, आपने पॉलिसी की बात करी, आपने देश चलाया, बट ये ट्रांसलेट ज़मीनी तौर पे नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ मोर राइट्स, मोर इक्वालिटी फॉर वुमेन, एंड दैट इज़ सैड। क्योंकि आप सोचते हो कि श्रीलंका जैसी कंट्री, बांग्लादेश जैसी कंट्री, जहाँ पे इतने टाइम तक दे हैव हैड फीमेल लीडर्स, श्रीलंका दुनिया का पहला ऐसा शायद कंट्री होगा जहाँ पे इतने टाइम तक दे हैड अ लॉन्ग सर्विंग फीमेल हेड ऑफ स्टेट। बांग्लादेश में एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं बेगमों का वॉर, बेगम के बीच में इट यूज्ड टू इंटरचेंज। एब्सोल्युटली। बट उनका भी ग्राउंड रियलिटी आप देखो, विमेन आर नॉट इन एनी बेटर कंडीशन वहाँ पे। एंड ये मतलब मैं इसको पॉलिटिक्स के साथ भी इसको या जियो पॉलिटिक्स के साथ इतना इसको लिंक नहीं कर पाऊंगी, बट एक है एक रवैया है कि ग्राउंड लेवल पे आप औरत को दबा के रखो, उनको कुछ राइट्स ही ना दो। से एक जुड़ा फैक्ट ये भी सामने आता है कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि वुमेन आर अ बिट इमोशनल, जहाँ पे आपको हार्ड स्टैंड्स लेने होते हैं वहाँ पे शायद वो हार्डनेस नहीं सामने आ पाती है। लेकिन आप हिस्ट्री को उठा के देखें, चाहे आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, गोल्डा मेयर, इंडिया में इंदिरा गांधी थी जिन्होंने साउथ एशिया की ज्योग्राफी बदल दी, तो और बांग्लादेश में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये जो फैक्ट आता है कि व्हाट डज वुमेन लीडर्स ब्रिंग ऑन द टेबल, आप इसको कैसे देखते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ negotiation, whether in terms of humanitarian works, how do you view this? I think हम इमोशनल है, ये सही बात है, बट बिकॉज वी आर इमोशनल वी ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। ऐसा नहीं है कि आप एज अ वुमेन लीडर यू आर एनी लेस देन योर मेल काउंटर पार्ट, बट वॉट इज इम्पोर्टेंट इज हम क्या नया पहलू ला रहे हैं, चाहे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, चाहे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो,
women leaders bring a very fresh perspective on the table and that is very important. हमेशा हर चीज आप एकदम हार्ड नोज तरीके से बाय द बुक्स नहीं कर सकते. कहीं कहीं पे स्पेशली जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, क्लाइमेट हो गया, ह्यूमन सिक्योरिटी हो गई, और भी और इसके पहलू है, इन सारे चीज़ों में आई फील एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या एक दूसरा पर्सपेक्टिव इज इम्पोर्टेंट. आई एम नॉट इवन सेइंग कि ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव सिर्फ फीमेल लीडर्स ही ला पाएंगी, बट ट्रेडिशनल जैसे हम समझते हैं रियल पॉलिटिक या इंटरनेशनल रिलेशंस को, उससे एक मूव होना चाहिए, रियलाइजिंग कि अब रियलिटीज अलग है. जिस हिसाब से 50-60 साल पहले जियोपॉलिटिक्स होता था, सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट नाउ. तो इसके लिए चेंजिंग टाइम्स के लिए चेंजिंग अप्रोच चाहिए, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव चाहिए जहाँ मिलिट्री सिक्योरिटी एंगल के अलावा भी आप और पहलुओं को देख रहे हो, उनको समझ रहे हो. मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. अगर हम ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे देखें तो आप देखिए इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो यूएन या बाकी भी किसी वर्ल्ड फोरम में जाते हैं, ये अपना पक्ष कैसे रखते हैं. इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग टू वॉच. कंटेक्चुअली आप उसी डिबेट में या उसी सभा में बाकी कंट्रीज के जब आप लीडर्स को देखते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं, इट इज़ ऑलवेज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. एब्सोल्युटली. एक जुड़ा सवाल एक ये दिमाग में आता है मेरे कि हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर में बैठी हुई यदि एक आम लड़की हो, उसे यदि सपना देखना हो, हाउ डू आई एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी. क्योंकि मुझे याद आता है एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि डिप्लोमेसी इज 50% प्रोटोकॉल, 30% अल्कोहल एंड 20% टी एंड कॉल. और जो लोग टी एंड कॉल के बारे में नहीं जानते हैं, यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट डिप्लोमेट्स ऑफ इंडिया. तो उनको यदि इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी आना है, आप what advice you want to give to Indian women, Indian girls who want to enter into this field of diplomacy? अपने आसपास के वर्ल्ड को पढ़ो, उसके बारे में जानो. ये नहीं कि व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स देख लिया या यूट्यूब पे 4 वीडियोस देख लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किताबें पढ़ो, आप और पर्सपेक्टिव्स को सुनो. आप जब दुनिया जानोगे, देश के बाहर दुनिया देखोगे, तभी आप समझ पाओगे कि अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना है. एंड औरत या फीमेल होने का एक एडवांटेज तो ये भी है ना कि हम ऑलरेडी इतने चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं. बिल्कुल. आई थिंक नेचुरली ये हमें काफ़ी अच्छा सूटेबल बनाता है कि हम अगर इस फील्ड में जाना चाहे और लड़कियां और विमेन इस फील्ड में आना चाहे, इट मेक्स देम इंट्रिंसिकली इनेटली बेटर सूटेड फॉर द फील्ड. एब्सोल्युटली. साउथ एशिया को यदि आप थोड़ा सा आउटर पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ मिसकंसेप्शंस भी है यहाँ के बारे में. फॉर एग्जांपल पहले यदि एक नोशन होता था पर्टिकुलरली इन वेस्ट कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स. आज वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ख़ासतौर पे जब एक IT रिवॉल्यूशन आई इंडिया में. तो आप कैसे देखते हैं कि वेस्ट के दिमाग में कोई एक ऐसा मिसकंसेप्शन या कोई एक ऐसा मिथ जो उन्होंने साउथ एशिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बनाया है और आज वो टूटता जा रहा है? आई थिंक एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो इक्वल पार्ट्स उनके कॉमन सिटीजन एंड पॉलिटिशियंस में मैंने देखा है, इस साउथ एशिया को वो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर समझते हैं. अमेरिका में आप राह चलता किसी से भी पूछो, ज़्यादातर लोग ये तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि इंडिया कौन सा देश है, पाकिस्तान कौन सा देश है, बांग्लादेश कौन सा देश है. उनके लिए सब सेम है. जब आप ऐसे एक ब्रश से सबको पेंट करते हो, then you cannot have a non-biased opinion about the area. और ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ महीनों पहले आई वॉज इन एम्स्टर्डम और वहाँ मैंने देखा कि चाहे वो बांग्लादेश के लोग हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हो या इंडिया के लोग हो, वो आपस में हिंदी में बात करते हैं और एक कॉमन सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि वी आर अ कम्युनिटी हेयर. और यूरोप, जो यूरोपियंस है वहाँ की, वो एक दूसरी कम्युनिटी है कि एक जो वहाँ पे टुगेदरनेस हमें देखने को मिलती है इंडिया के सिटीजन्स में, बांग्लादेश के सिटीजन्स में, पाकिस्तान के सिटीजन्स में, वो ग्राउंड पे क्यों नहीं आ पाती है? ये तो वही वाली बात हुई ना कि आप अनजान विदेश में हो. हाँ. तो आप घर का कोई भी आपको एक पहलू मिल जाए जो आपको घर की याद दिलाए, आप उस कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो. यहाँ जब आप
इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री में हो, तो आपको 10 और चीज़ें याद आ जाती है कि आप क्यों डिफरेंट हो। जब आप बाहर होते हो ये डिफरेंसेस बहुत छोटी लगने लगती है। तब ये लगता है कि हम एक अनजान शहर, एक अनजान देश में हैं, एक अलग सभ्यता में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ हमें वो एक दो चाहे सिमिलैरिटीज़ हो किसी के साथ, चाहे वो किसी और देश से ही क्यों ना हो, पर कम से कम हम दिन का दाल रोटी खा रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो सेंस ऑफ एलियनेशन में टुगेदरनेस ढूंढना वो पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस क्लाइमेट में या उस एटमॉस्फेयर में ना जाओ। बिल्कुल। सो वी हैव डन द diagnosis, I would say we have done the analysis and now it's time to do some prognosis. तो अगले 5 साल में आप क्या ऐसा मेजर चेंज देखती हैं, ए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और बी ओवरऑल साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है, आई थिंक इंडिया का 5 साल से थोड़ा और आगे जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2047 तक जाते हैं, जब विकसित भारत प्रिज्यूमेबली बन जाएगी। आई थिंक नेक्स्ट 5 से 7 साल में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज हम ऑलरेडी वी आर ऑन द डायरेक्शन कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। नेक्स्ट 5 से 7 साल में मेरा ओपिनियन है कि हम भले ही ग्रेट पावर ना बन पाए पर हम कस्प पावर ज़रूर बनेंगे। नॉट क्वाइट देयर बट ऑलमोस्ट देयर। एंड ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, इसके कुछ कंटिंजेंट फैक्टर्स है। ये कि हमारे आस पड़ोस के देश ये रियलाइज़ करें कि चाइना एक्सट्रैक्टिव पार्टनर है, बेनेवोलेंट पार्टनर नहीं है। ये उनको रियलाइज़ करना पड़ेगा। उनको अपना जो नेशन फर्स्ट एक संकीर्ण आइडियोलॉजी है कि सिर्फ हम अपना देखेंगे, अपना बेटरमेंट देखेंगे, उस माइंडसेट से थोड़ा निकलना पड़ेगा। एज अ रीजन कोलैबोरेटिवली अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि पूरा रीजन डेवलप करेगा। वो कहावत है ना कि राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। एब्सोल्युटली। जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगी, इंडिया अकेले थोड़ी बढ़ेगी, इंडिया अकेले थोड़ी ना विकसित होगी। हम सबका साथ वालों साथ, को सबका लेके, विकास। एग्जैक्टली, सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेके ऊपर जाएंगे। मतलब ऊपर जाएंगे नॉट इन दैट सेंस बट बेटरमेंट के हिसाब से वील बी इम्प्रूविंग। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो आई एंटिसिपेट नेक्स्ट 5 to 7 years. बिल्कुल। So as we move towards the last segment of this podcast, I would just like to ask कि आपके पर्सपेक्टिव में साउथ एशिया का सबसे फेवरेट डिप्लोमेट किसे मानती हैं आप? ये पर्सनली आप मेरे से पूछ रहे बिल्कुल। हैं? आई थिंक इसमें तो दोहरा नहीं है, इट हैज टू बी इंडियन। एंड उसमें भी आई थिंक इट हैज टू बी जयशंकर जी, बिकॉज आई current ऑनेस्टली, external affairs minister. एग्जैक्टली, आई ऑनेस्टली और फील क्यों मानती है? जी, इट्स बिकॉज उन्होंने इसको एक पिवट दिया है। डिप्लोमेसी, एक्सटर्नल रिलेशंस हमेशा से होती आई है, आई एग्री, बट कभी लोगों के सामने ऐसे चित्रित या ऐसे दर्शित नहीं हुई है जैसे अब हो रहा है। इट्स देयर इन दी ओपन। एक कॉमन से कॉमन आदमी हमारे देश का, उनको भी आज पता है कि इंडिया क्या कर रही है, इंडिया क्या सोच रखती है। आई थिंक डिप्लोमेसी को थोड़ा सा कॉमन पब्लिक के लिए आसान करना, समझने के लिए। और इसमें That is यदि आप something he रोल has done. देखें तो 2 साल पहले 2023 में हमारे यहाँ G20 की मीटिंग हुई थी। उसकी एक सबसे रोचक बात ये थी कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में उसके अलग अलग सब ग्रुप की जी। मीटिंग हुई। उसकी मीटिंग वाराणसी में भी हुई, उसकी मीटिंग पटना में भी हुई, श्रीनगर में भी हुई, जयपुर में भी हुई, चेन्नई में भी हुई। तो एक लोगों तक फॉरेन पॉलिसी को पहुंचाने का काम जी, जो किया जा रहा है, आई फाइंड दैट इज समथिंग वेरी that deserves Absolutely. appreciation. I entirely concur with you on that. क्या कोई ऐसी ट्रीटी जिसके बारे में आपको लगता है कि हमें फिर से सोचना चाहिए? अभी नेक्स्ट ईयर मौका आएगा हमारा I just hope 1990 it's not Indus Water Treaty. नहीं, बट यू राइट, वाटर ट्रीटी की बात करूंगी पर गैंजेस ट्रीटी की बात करूंगी। 96 में साइन हुई थी, 30 इयर्स का म्याद था, नेक्स्ट ईयर खत्म होने वाली है। बिल्कुल। नाउ कंसिडरिंग अब गवर्नमेंट का हमें पता नहीं क्या करने वाली है, तो वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। इट विल बी वेट एंड वॉच, बिकॉज मोस्ट डेफिनेटली इंडिया अब चाहेगी कि इतना लॉन्ग टेन्योर का 30 साल का ट्रीटी ना करके दे वुड वांट अ शॉर्टर ड्यूरेशन वन, एंड डेफिनेटली समथिंग जिससे इंडिया को भी बेनिफिट हो। आपको भी पता है
रिवर वाले ट्रीटी के चक्कर में फेडरल हमारे बहुत फ्लैश पॉइंट्स रहे हैं, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, एंड हाउ द वाटर शेयरिंग हैपेंस थ्रू द बराज ऑन टू बांग्लादेश। तो ये आई थिंक थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर नेक्स्ट ईयर। आखिरी सवाल, यदि मान लीजिए नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह आपको भी, मैं एक दिन का तो नहीं कहूंगा, जो कि मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी इज समथिंग लॉन्गर टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं, यदि 1 महीने के लिए इस देश का विदेश मंत्री बना दिया जाए, तो आप कौन से 2 या 3 प्रमुख चेंजेस करना चाहेंगे इन द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी? बढ़िया चल रहा है, आई डोंट थिंक मैं कुछ भी ऐसा सब चंगा सी। सब चंगा सी, आई डोंट थिंक मैं कोई भी सब्सटैंशियल चेंज करूंगी, बट हाँ डेफिनेटली ये होगा कि व्हाट आई पर्सनली फील, ये मैंने अपने कोर्स ऑफ स्टडीज में भी नोट करा है, इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत आगे और बढ़ सकती है इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग न्यू एम्बेसीज, न्यू मिशंस एट्सेट्रा। तो इस पे आई वुड लाइक टू वर्क। जिन कंट्रीज अभी हमारा वहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं है, आई वुड लाइक टू एक्सपेडाइट कि उन कंट्रीज में अब हमारा डिप्लोमेटिक प्रेजेंस हो। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है, किसी ना किसी तरीके से वो हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ जुड़े। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज का ये एपिसोड पसंद आएगा, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये बहुत आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को ऐसा कहा जाता है बस 5 स्टार होटल्स के कॉन्फ्रेंस रूम में डिप्लोमेसी होती है, बट ऐसा नहीं है। ये जमीन पे एक पान दुकान वाले दुकानदार को भी इम्पैक्ट करती है, एक रिक्शे चलाने वाले को भी इम्पैक्ट करती है, एक क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति को भी इम्पैक्ट करती है, और एक गाना गाने वाले सिंगर को भी इम्पैक्ट करती है। तो हम ऐसे ही आपके सामने और दिलचस्प वाक्य और दिलचस्प सीखने की चीजें सामने लाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।